नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज लेक्चर नंबर 52 में हम डिस्कस करेंगे ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय की। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 51 में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से दुनिया में विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारत की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर आया था। अंग्रेज चाहते थे या अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि भारत से ब्रिटिश वॉर एफर्ट को मदद मिले। तो 1940 साल है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। मुस्लिम लीग लाहौर रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पाकिस्तान की डिमांड के बारे में भी बताया था। और उसी समय कांग्रेस के अंदर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। याद कीजिए कि 1939 वाले सेशन में कांग्रेस के नेता एक मत नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के प्रति इनका क्या रवैया होना चाहिए, सरकार को हेल्प करें नहीं करें, ब्रिटिश वॉर एफर्ट में सहयोग दें या ना दें। तो इसी सब सिनेरियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 52 में। लेकिन अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस हमारे देखते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल या पाथफाइंडर दोनों में से कोई भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डू ज्वाइन दीज चैनल्स ताकि आपको लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर मेरी एक स्पेशल क्लास की अभी सीरीज चल रही है जिसमें पॉलिटी की एनसीईआरटी पे बेस्ड मैं एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा कि एनसीईआरटी से क्या ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन पिछले 3-4 साल से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस करूंगा। टोटल 8 लेक्चर्स होंगे। इस हफ्ते 4 क्लासेस होने वाली हैं, दिन में 1 बजे 12, 13, 14, 15 दिसंबर को। तो कल इस क्लास में आप जरूर मुझसे जुड़िए। अगर आप 2023 या 24 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं अनअकैडमी ऐप के माध्यम से। यहां पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई डाउट एटसेट्रा आता है, यू कैन क्लियर देम इन द क्लास इटसेल्फ। इस क्लास को ज्वाइन करने का क्या तरीका है, आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन पर आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल हैं। देयर आर कॉम्बो कोर्सेज एज वेल, जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी एक साथ आपकी हो जाएगी। तो कॉम्बो कोर्सेज आर ऑलवेज बेटर। और ये सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं, सो यू कैन ज्वाइन देम वाया ईएमआई। सो इसकी डिटेल्स आपको इस लेक्चर के नीचे जो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस पर मिल जाएगी। आइए एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 1938 में कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में और उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है। त्रिपुरी सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस के अंदर विवाद होता है, गांधी जी और बोस की नहीं बनती है, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से, प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। यही घटनाक्रम सब चल रहा था। उसी के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई जाती है वर्धा में, सितंबर 1939, जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी समय। तो इस सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में वर्धा में यह बात कही गई कि हम नाजिज्म फासिज्म के तो खिलाफ हैं, यानी कि कांग्रेस ने जर्मनी इटली की आलोचना कर दी, पोलैंड के आक्रमण की भी आलोचना करी, लेकिन यह बात मना कर दी कि हम ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करेंगे, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये इन्होंने कह दिया क्योंकि हम खुद अभी आजाद नहीं है। सो इंडिया कैन नॉट फाइट फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम व्हाइल द फ्रीडम वाज डिनाइड टू हर। तो जब तक भारत खुद आजाद नहीं है वो दूसरों की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है। तो इस प्रकार से शुरुआत में कांग्रेस का रुख क्या था, ब्रिटिश वॉर एफर्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। अब युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट ना करने के फेवर में तो सभी नेता थे, लेकिन इसी समय इस युद्ध का फायदा उठाते हुए, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए भारत में एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करने के फेवर में सभी नेता नहीं थे। तो कांग्रेस के जो लेफ्ट विंग नेता थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हें भी इन्वाइट किया गया था यहां पर। तो इन्होंने ये बात कही कि ये परफेक्ट मौका है, इस मौके पर चौका मारा जाए और एक बड़ा सा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जैसा एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करके वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन का फायदा उठाकर हम अपने देश को आजाद करवा लेते हैं। जो नेता ऐसे आंदोलन के खिलाफ थे उनका यह मानना था कि अभी देश, पार्टी बहुत ही बटे हुए हैं, कांग्रेस में आपस में यूनिटी नहीं है, देश में हिंदू मुस्लिम कम्युनल स्ट्राइफ है, जिन्ना अलग पाकिस्तान की डिमांड कर चुके थे। तो ऐसे में मास स्ट्रगल अभी ठीक नहीं रहेगा। बोस का यह मानना था कि ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी एक बार अगर हमने एक बड़ा आंदोलन लॉन्च कर दिया तो। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऑफिशियली किसका मत या किसकी बात मानी गई, तो वो थे गांधी जी और अन्य कांग्रेस लीडर्स जो आंदोलन के उस समय खिलाफ थे। तो इन्होंने ये कहा कि देखो अभी ब्रिटेन खुद मजबूरी में है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और इनकी वैसे ही हालत खराब हो रखी है लड़ाई में, तो अभी इनको और परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर हम इनको और परेशान करें।
दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन जो गांधी जी ने उस समय साइट किया था कि देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में माहौल देश का काफी खराब है, बड़े स्तर पर दंगा भड़क सकता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो तेजी से कम्युनल राइट्स में तब्दील हो सकता है। उसको बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। अगर कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो कब वो भीड़ अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते लगाते एक दूसरे के ऊपर ही ना चढ़ जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में दंगे अवॉइड करने के लिए, कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए अभी आंदोलन लॉन्च करना नहीं चाहिए। और कांग्रेस के खुद के अंदर बहुत इनडिसिप्लिन था। गांधी जी कह रहे थे कि कई नेता बोस को सपोर्ट करते हैं, मतलब कांग्रेस में खुद में एकता नहीं है, डिसयूनिटी है। 38 39 के सेशंस में ये साफ तौर पर देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी खुद अभी एक बड़े आंदोलन के लिए एकजुट और तैयार नहीं थी। तो उस समय इन नेताओं की ही बात मानी गई और ऐसे में 1939 में कोई भी आंदोलन लॉन्च नहीं किया गया। अभी धीरे धीरे पार्टी का रुख बदलेगा, कैसे बदलेगा वही हम कहानी जानेंगे। फिर उसके बाद होता है कांग्रेस का 1940 सेशन। पहली बात ध्यान रखना कि ये सेशन मार्च में हुआ था। तो नॉर्मली कांग्रेस के सेशन पहले दिसंबर में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 4-5 सेशंस आपने नोटिस किया होगा, कोई जुलाई में हो रहा है, कोई अगस्त में हो रहा है, अब ये वाला मार्च में हो रहा है। तो मार्च 1940 में आज का जो झारखंड राज्य है उसमें रामगढ़ नाम की एक जगह है, रामगढ़ में ये सेशन किया गया। रांची से कुछ किलोमीटर, आई थिंक 50-100 किलोमीटर कुछ दूर है ये जगह। कोई झारखंड से हो तो मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइएगा कि रामगढ़ एग्जैक्टली कितना दूर है। तो रामगढ़ में कांग्रेस का सेशन होता है। अब आप एक ट्रेंड देख रहे हो, कांग्रेस के सेशन बड़े शहरों में नहीं, अब छोटी छोटी जगहों पर हो रहे थे। तो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए रामगढ़ सेशन कांग्रेस का 1940 में होता है। एक पॉइंट यहां पर यह भी याद रखना कि 1940 के बाद कांग्रेस का अगला सेशन सीधा 1946 में हुआ था। तो 6 साल तक लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। उस समय वो कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू एवर बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 6 साल तक प्रेसिडेंट रहे। तो इसीलिए इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि मैक्सिमम समय तक, आजादी के पहले अगर कोई प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस का तो वो थे अबुल कलाम आजाद। और उसका रीजन क्या था कि बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाएगा 1942 में और कांग्रेस का सेशन हो ही नहीं पाता क्योंकि कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, सारे नेता जेल में थे। तो 1940 के बाद अगला सेशन सीधा 1946 में होगा मेरठ में। तो आजादी के पहले ये वाला लास्ट सेशन है और ये सेकंड लास्ट सेशन है। तो इस तरह से भी क्रोनोलॉजी वाइज आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाय द वे, सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस पर मैंने एक स्पेशल क्लास ली हुई है, प्लीज उस क्लास को जाके देख लो। आपको उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सर्च कर लेना, आराम से आपको वो क्लास मिल जाएगी। ओके, तो उसमें लाइन वाइज सिर्फ कांग्रेस सेशन मैंने डिस्कस किए थे। तो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस रामगढ़ सेशन में एक निर्णय लिया, एक रेजोल्यूशन लिया कि हमें तो पूरी आजादी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन नहीं, कोई आधा स्वराज नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए और जनता इसके बिना नहीं मानेगी। इस सेशन का एकमात्र महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह था कि यहां पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने यह बात मानी कि हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा जाएगा। अभी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही माहौल अनुकूल होगा उसी समय लॉन्च कर देंगे। तो जैसे ही हमें परिस्थितियां बदलती हुई लगेगी तो तुरंत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके लिए फिर से अगले सेशन का इंतजार नहीं करेंगे। 6 महीने पहले वर्धा में CWC ने क्या कहा था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना ही नहीं है, लेकिन अब दूसरे नेता जो हैं उनका प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली इतना तो मान लिया कि ठीक है, जब समय अनुकूल लगेगा आने वाले कुछ महीनों में तो लॉन्च कर सकते हैं। अब इसी रामगढ़ कॉन्फ्रेंस के पैरेलल में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जिसका नाम था एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने अभी तक इस पर सवाल नहीं पूछा है प्रीलिम्स में एज ऑफ 2021, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, हाईलाइट कर लेना, इसको मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसके लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, और किसान सभा। तो किसान सभा का भी यहां पर एक पैरेलल में सम्मेलन था और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इनके साथ मिलकर एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस करी। इसका मतलब क्या है? एंटी कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? देखो, कॉम्प्रोमाइज होता है कि आप किसी और से समझौता कर लें। तो सुभाष बाबू ये कह रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं ये देख लेना, वर्ल्ड वॉर 2 के चलते चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता कर लेंगे, पूरी आजादी देश को नहीं मिलेगी, आधी अधूरी आजादी लेकर, डोमिनियन स्टेटस लेकर ये समझौता कर लेंगे और ऐसा समझौता भारत के लोगों को स्वीकार नहीं होगा और इसीलिए हम एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये रिजॉल्व किया कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन चलाया जाए। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर सभी जगह एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए और भारत में कांग्रेस पर इन्होंने दबाव बनाया कि आप भविष्य में समझौता मत कर लेना। भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के पैरेलल में वर्ल्ड वॉर 2 की क्या स्थिति थी ये भी जान लो। तो जर्मनी 1940 में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और फ्रांस पर अपना कब्जा जमा लेता है। तो फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, इट वॉज अ मिलिट्री सुपर पावर ऑफ द टाइम। वो कुछ ही महीनों के अंदर, महीने क्या कुछ ही हफ्तों के अंदर हार गया जर्मनी की आर्मी से। बहुत तेजी से जर्मनी ने यहां प्रोग्रेस किया और देखते ही देखते आप देखो ये पूरा यूरोप आपको ब्लू कलर में नजर आएगा।
तो जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप अपने कब्जे में ले लिया। इटली यहाँ पर इसने भी काफ़ी एरियाज को कंट्रोल में लिया, यहाँ ग्रीस के आसपास की टेरिटरीज इनके कंट्रोल में आ गई। तो ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल, सदर्न और वेस्टर्न यूरोप किसके कब्जे में था? एक्सिस पावर्स के कंट्रोल में था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से टेरिटरी ब्लू कलर में बढ़ती जा रही है। ब्लू कलर की टेरिटरी का मतलब है कि एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, और इन देशों की बढ़ती सेनाओं के सामने ब्रिटेन को और फ्रांस को घुटने टेकने पड़े थे। ब्रिटेन बाल बाल बच गया, ब्रिटेन पे ये लोग कब्जा नहीं जमा पाए क्योंकि वो एक द्वीप है, उस पर भी प्लान था इनका अटैक करने का, लेकिन वो रुक गए ड्यू टू सम जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पूरी आर्मी को समुद्र के सहारे लेकर जाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन बाल बाल बच गया, लेकिन ब्रिटेन पर भी अब लगातार हवाई हमले हो रहे थे। लंदन पर 1000 साल के इतिहास में लंदन पर किसी ने बम नहीं गिराए थे, मतलब कोई भी दूसरी विदेशी सेना ब्रिटेन के कैपिटल को टच कर नहीं पाई थी कई सदियों से, और फाइनली लंदन के ऊपर बम गिर रहे थे। तो ये ब्रिटेन का लोएस्ट पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर। इट वाज अ मिलिट्री सुपर पावर, मतलब भारत जितनी बड़ी कॉलोनी थी इनकी, और इनके कैपिटल के ऊपर बम गिर रहे थे। बिल्कुल शर्मनाक स्थिति हो रखी थी ब्रिटेन की। तो स्थिति इतनी चिंताजनक होने के बाद ब्रिटेन को फाइनली ये लगा कि भारत को एक अच्छा ऑफर देना पड़ेगा, भारत के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को अपने फेवर में लाना है, तो उनको एक बढ़िया सा ऑफर दो, मेक देम एन ऑफर दे कैन नॉट रिफ्यूज। तो इसी क्रम में ऑगस्ट ऑफर लाया गया। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगस्त के महीने में आया था, बस इसीलिए ऑगस्ट ऑफर कहते हैं। कोई इसमें बड़ा मिशन नहीं था, कोई पॉलिटिशियन भारत नहीं आया, वाइस रॉय के माध्यम से ही ये मैसेज भिजवाया गया ब्रिटेन से भारत में कांग्रेस पार्टी को कि आपके सामने एक ऑफर प्रस्तुत करते हैं हम। ऑफर क्या है कि आप हमें सहयोग दो, अपना कॉपरेशन दो, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो आप हमें खून दो और हम आपको आज़ादी नहीं देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। डोमिनियन का मतलब है कि आपको इंटरनल मैटर्स में अपना कामकाज देखने की पूरी अनुमति रहेगी, स्वायत्तता रहेगी, लेकिन आपका जो फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा ये सब कुछ हम संभालेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस क्या है? आधी अधूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी नहीं है। डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ऐसा ऑफर था। ऑफर का दूसरा पॉइंट था कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एक प्रकार की कैबिनेट होती है, तो उस समय वाइस रॉय की जो कैबिनेट है उसमें और भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा, कैबिनेट को एक्सपांड करेंगे। कैबिनेट शब्द लिख मत देना कहीं पर एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लिखना है। कैबिनेट कब आएगी? इंटरिम कैबिनेट अभी आगे आने वाली है 46 में। फिर वॉर एडवाइजरी काउंसिल इंक्लूडिंग इंडियंस, यानी कि जो युद्ध कैसे चल रहा है, युद्ध से संबंधित जो भी काउंसिल होगी उसमें भी भारतीय सीनियर पॉलिटिशियन को शामिल किया जाएगा। चौथा, युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बना लेना आप, जो आपका संविधान तय करेगी, और इसमें भारतीय लोग होंगे जो ये तय करेंगे कि भारत में किस प्रकार का संविधान होगा, और जैसा आप चाहते हो वैसा संविधान आप बना सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक शर्त थी कि ये वाला संविधान अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सहमति के बिना नहीं बनाया जाएगा। माइनॉरिटी में मुस्लिम्स, सिख, ये दो मेजर रिलीजन्स आ गए। वैसे तो जैन भी हैं, अन्य कई धर्म है, लेकिन बड़ी आबादी वाले जो हैं वो सिख और मुस्लिम्स थे। तो इन माइनॉरिटीज के सहमति के बिना, इनके नेताओं की सहमति के बिना संविधान नहीं बनेगा। और एक जेनरिक सा पॉइंट था कि जो भी भारत के प्रति जिम्मेदारी है वो सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऑफर आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि बढ़िया ऑफर है, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में क्या पास किया था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। तो इन्होंने कह दिया कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस इन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को काफ़ी फेमसली कहा था कि ये ऑफर एक डोर नेल की तरह डेड है, मृत है। डोर नेल क्या होता है? देखो, पहले के ज़माने में दरवाज़ों के अंदर इस तरह की कील होती थी, और वो कील अंदर ठोक कर उसको फोल्ड कर दिया जाता था, पीछे से उसको मोड़ दिया जाता था, और उस कील का कभी भी वापस इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो नॉर्मली ट्रेंड ये था कि कील रिसाइकल होती थी, कीलों का फिर से इस्तेमाल होता था, लेकिन ये वाली कील जो दरवाजे में गाड़ी गई है उसका वापस कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इट वॉज एज गुड एज डेड। तो इसी तरह से ये ऑगस्ट ऑफर भी डेड एज अ डोरनेल है। ये पहले बहुत यूपीएससी का या अन्य स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि ये लाइन किसके संदर्भ में कही गई है। तो आज भी स्टेट पीसीएस ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि डेड एज अ डोरनेल किसके लिए कहा गया था, या पोस्ट डेटेड चेक किसके लिए कहा गया था, किसने कहा था। तो ये सब फ्रेज इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने तो इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये कहा कि ऑफर अच्छा है, ठीक है, आपने ये बात कही है तो हमें अच्छी लगी कि माइनॉरिटीज के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा, तो इससे हम सहमत हैं, लेकिन आपने हमारी डिमांड नहीं मानी है। पाकिस्तान चाहिए हमें, पार्टीशन चाहिए, तो पार्टीशन के बिना थैंक यू बट नो थैंक यू, हम भी इसे रिजेक्ट करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, उनके कारण अलग थे। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, उसके कारण अलग थे। ऑगस्ट ऑफर के ठुकराए जाने से अंग्रेज इतने नाराज हो गए कि सबसे पहले इन्होंने
मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को ये चेतावनी दी कि सबसे पहले तो आप अपना डिफरेंस सॉल्व करो। ये आपके बीच का जो मतभेद है, इसके कारण सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रुका हुआ है। कल को इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप दोनों के झगड़े के कारण मिल नहीं पाएगी। तो सबसे पहले तो दोनों अपना झगड़ा मिटाओ, उसके बाद कुछ आगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस की हम बात करेंगे, संविधान किस तरह से बनेगा या जो भी डोमिनियन मिलेगा, इंडिपेंडेंस मिलेगा। पहले आप दोनों अपना झगड़ा सुलझाओ, उसके बाद ये आगे की बात है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत भी अब इसके तुरंत बाद होती है, ऑगस्ट ऑफर के ठुकराए जाने के बाद। तो जैसे ही ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, अखबारों पर रोक लगने लग गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए, आप अखबार में लेख नहीं लिख सकते, एडिटोरियल्स वगैरह नहीं छप सकते। तो इस तरह के रूल लगातार आने लगे, एक के बाद एक ऑर्डिनेंस लॉन्च किए गए। तो ऐसे में कांग्रेस को समझ में आ गया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने गांधी जी को कहा कि क्या करें, गांधी जी से पूछा कि क्या करें। गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, सत्याग्रह लॉन्च करो, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा बड़ा जन आंदोलन नहीं। जन आंदोलन का मतलब है कि हम हमारे पुराने रुख से हट रहे हैं। पुराना रुख क्या था कि कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत का साथ नहीं दे रही, लेकिन जब वो मुसीबत में है तो उसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन भी लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें। तो गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, नए तरीके का सत्याग्रह आया है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। आप अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आप सत्याग्रह कीजिए। तो भीड़ इकट्ठा होकर हजारों लोग एक साथ सत्याग्रह नहीं करेंगे, लेकिन एक एक आदमी सत्याग्रह करेगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्या मैसेज जाएगा अंग्रेजों के पास? पहला, कि हमारे देश के लोग जो हैं वो चुप बैठे हैं लेकिन कमजोर नहीं है। दूसरा, कि हम लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए हम ब्रिटिश हुकूमत जब कमजोर है तो उसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन लॉन्च नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक तरीके से पीसफुली अपनी डिमांड्स को सामने रख रहे हैं। और फाइनली, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ताकि युद्ध के खिलाफ अगर कोई अखबार में लिखना चाहता है, एडिटोरियल लिख रहा है, तो उसको छपने की अनुमति मिले। अंग्रेजों ने युद्ध के खिलाफ कोई भी बात छपने से मना कर दिया था, उसके खिलाफ कई सारे रूल्स नए नए लागू कर दिए थे। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू होता है और उसके बाद दिल्ली चलो मूवमेंट होता है। यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह अपने अपने गांव से, मोहल्लों से, शहरों से निकलकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह इन्होंने किया था। तो विनोबा भावे गांधी जी के पुराने मिलने वाले थे। 1916-17 से, जब से गांधी जी भारत आए थे, उस समय से ये इनसे जुड़े हुए थे। तो विनोबा भावे को उस समय कोई नहीं जानता था, अचानक से ये फेमस हो गए कि अरे ये कौन है, पहला सत्याग्रही कौन आ गया, ये विनोबा नाम का व्यक्ति है, हु इज ही। तो इनके बारे में अखबारों में फिर खबर छपती है। तो विनोबा भावे जो है ये बाद में तो बहुत फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था आज़ादी के बाद। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हैं और जवाहरलाल नेहरू बने थे दूसरे सत्याग्रही। और भी कई इंपॉर्टेंट सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में। लाल बहादुर शास्त्री ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया था, खास करके जो इलाहाबाद वाला एरिया है उस क्षेत्र में। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कुछ महीनों तक चला, अक्टूबर 1940 से जून 1941। टोटल 25,000 सत्याग्रही को अरेस्ट कर लिया गया और 15 मई तक का ये आंकड़ा है। लेकिन 25,000 क्या है पूरे भारत देश में, जहां करोड़ों की आबादी है। पहले वाले सत्याग्रह में लाखों लोग शामिल होते थे सिविल डिसोबीडियंस में, यहां पर तो कुछ हजारों की संख्या है। तो ये इतना ज्यादा चल नहीं पाया। देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, तभी माहौल बनता है। तो इसीलिए इसमें एंथुजियाज्म इतना नहीं था और अल्टीमेटली मई जून के आसपास इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी समय पैरेलल में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। 1941 के दो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर के जो हैं आपको याद रखने हैं। 1941 जून के महीने में जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। रशिया नहीं था उस समय, सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन और जर्मनी की एक संधि थी, याद है आपको, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इसके बारे में कि दोनों ने आपस में संधि कर रखी थी कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और दोनों मिलकर पोलैंड को अटैक करके आपस में बांट लेते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जर्मनी इस डील से या अपने वादे से मुकर जाता है और इस डील से मुकर जाता है और ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च कर देता है। तो ऑपरेशन बारबरोसा इतिहास के आज दिन तक के सबसे बड़े मिलिट्री कैंपेन्स में से एक है। जर्मनी की आर्मी ने विशालकाय सोवियत यूनियन के ऊपर 3 दिशाओं से, 3 फ्रंट पर हमला बोल दिया। देखो, फ्रंट एक ही है लेकिन 3 आर्मीज थी उनकी, तो यहाँ 3 फ्रंट पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और सोवियत यूनियन यहाँ पर बैकफुट पर आ गया अचानक से। तो जून 1941 तक सोवियत यूनियन यूके और फ्रांस के साथ में नहीं था, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एलाइज। लेकिन अब जब इस पर हमला हो गया तो फिर सोवियत यूनियन ने कहा कि यार ये क्या है, ये तो जर्मनी हमसे भी वादा खिलाफी कर गया। तब फिर सोवियत यूनियन ने कहा कि ठीक है, चलो हम यूके और फ्रांस के साथ मिलकर अब जर्मनी से लड़ाई लड़ेंगे। 1941 की अगली बड़ी घटना थी पर्ल हार्बर का अटैक। जापान, जो जर्मनी और इटली के साथ एक्सेस पावर्स में शामिल था, उसने यूनाइटेड स्टेट्स पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। याद रखना कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। उसने कोई सैनिक नहीं भेजा था अपना युद्ध लड़ने के लिए, अभी 2 साल हो चुके थे युद्ध को चालू हुए। लेकिन जापान अचानक से यूएस पर हमला कर देता है। पर्ल हार्बर इनका एक बहुत बड़ा बंदरगाह था हवाई में।
हवाई कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशन के बीच में। तो इस मैप में मतलब अप्रोक्सीमेटली ये लोकेशन है। हवाई जो है बिल्कुल पैसिफिक ओशन के बीचों बीच स्थित है। इट इज समवेयर हाफ वे बिटवीन यूएस एंड जापान। तो जापान ने बहुत बड़ा हमला किया और यहाँ पर लगभग 2300 सैनिक यूएसए के मारे गए। इट वॉज द लार्जेस्ट अटैक ऑन यूएस सॉइल। 9/11 के पहले ये सबसे बड़ा हमला था जो अमेरिका की धरती पर किसी के द्वारा किया गया, और इसमें इनके बहुत सारे जहाज डूब गए। तो इस हमले के बाद यूएसए अब युद्ध में शामिल हो जाता है। तो यूएस ने कहा कि देखो हम चुपचाप बैठे थे, हालांकि यूएस मदद कर रहा था, मतलब पैसों से, हथियारों से, यूके फ्रांस को मदद कर रहा था, लेकिन उसके सैनिक नहीं थे युद्ध में। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। लेकिन अब उसने युद्ध में कूदने का निर्णय ले लिया। तो अब यूएसए मेनली जापान के खिलाफ लड़ रहा था। कहां पर? इस पैसिफिक फ्रंट में। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां पर जापान ने बहुत तेजी से बढ़त बनाते हुए इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब यूएस का चैलेंज ये था 1942 में कि जापान को बैकफुट पर कैसे लाया जाए। तो यहां पर दो बड़े डेवलपमेंट हुए 41 के, आपको याद रखना है। पहला तो ये कि यूएसएसआर युद्ध में शामिल हो गया और दूसरा यूएसए युद्ध में शामिल हो जाता है। और अब यूएसए और जापान की आर्मीज पैसिफिक ओशन के अंदर एक शानदार युद्ध लड़ती हैं 1942 और 43 में, जिसमें लाखों लोगों की, लाखों सैनिकों की जान जाती है। जापान ने 1938 से ही अपनी टेरिटरी को लगातार एक्सपांड किया था। पहले यहां मंचूरिया, कोरिया, ताइवान, उसके बाद में दक्षिणी चाइना। 1942 आते आते पूरा दक्षिण पूर्व एशिया जापान के कब्जे में था। इवन बर्मा भी इनके कंट्रोल में आ चुका था। और 1942 फरवरी में सिंगापुर यूके के हाथ से चला गया। सिंगापुर यहां पर स्थित है मलय पेनिनसुला के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर। यह स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है। तो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय भी काफी इंपॉर्टेंट था। सिंगापुर के माध्यम से यूके मलक्का स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता था। दक्षिण पूर्व एशिया पर इनकी नेवल सुप्रीमेसी बनी हुई थी बिकॉज ऑफ दिस सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर इनके हाथ से चला गया, यूके के हाथ से। बर्मा इनके हाथ से चला गया। अब खतरा किसको है? सीधा भारत को खतरा है। तो ब्रिटेन की प्राइज्ड कॉलोनी, सबसे बड़ी कॉलोनी, भारत को सीधा थ्रेट आ गया था जापान के माध्यम से, क्योंकि पड़ोसी बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब कुछ किसके हाथ में जा चुका है? जापान के हाथ में। तो ये वाला जो समय है दिसंबर 1941, जनवरी 1942 का, जब भारत पर भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। देखो अभी तक क्या था 2 साल से कि भारत के लोग कह रहे थे कि हम पर किसी ने बम नहीं गिराए, हमें क्या दिक्कत है, आपको लड़ना है अपनी लड़ाई आप लड़िए, मतलब यही रीजनिंग दी जा रही थी। ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल रीजनिंग, इट वॉज मच मोर न्यूआंस्ड देन दिस, लेकिन एक बेसिक रीजनिंग यही थी कि भारत लड़ाई क्यों लड़े, हम पर तो किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि भारत पर भी हमला होगा। ऑलमोस्ट तय था कि भारत पर हमला होगा और किया भी गया था। ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई, इन शहरों के ऊपर बम भी गिराए गए थे जापान के द्वारा। तो इस ऐसे समय में दिसंबर 1941 में गवर्नमेंट ने जो कुछ कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह के समय, उनको जेल से छोड़ दिया। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और बैकफुट पर आ गई थी कि देखो आपको हम जेल से छोड़ रहे हैं, आप प्लीज हमें सपोर्ट कर दो। इंडिया के लोगों की हमें सख्त जरूरत है, मैन पावर की बहुत आवश्यकता है कि आप लड़ें और हमारे साथ कोऑपरेट करो। मतलब यहां पर पीछे प्रॉब्लम मत खड़ी करो। हमारी ऑलरेडी दक्षिण पूर्व एशिया की सारी टेरिटरीज जा चुकी हैं और भारत पर अब तो आप लोगों के ऊपर भी हमला हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स जैसे कि सरदार पटेल गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़ने की बात कहते हैं कि कांग्रेस को अब अहिंसा की बात नहीं करनी चाहिए। जापान हम पर कभी भी हमला कर सकता है, भारत की धरती पर हमला कर सकता है। सो लेट अस सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि अब हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। इसीलिए सरदार पटेल और इनके साथी कांग्रेस लीडर्स ने, जैसे कि राजगोपालाचारी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हम ब्रिटिश हुकूमत को सपोर्ट देंगे भारत के डिफेंस में अगर आप हमें युद्ध के तुरंत बाद पूरी इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस दे देते हो, पूर्ण स्वराज दे देते हो और ज्यादातर पावर अभी ट्रांसफर कर दो। यानी कि जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, एटलीस्ट जो आंतरिक मामले हैं, उनका पावर तो आप अभी ट्रांसफर कर दो अगर अगले महीने, तो हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रस्ताव पारित क्यों हुआ था? क्योंकि पटेल और राजगोपालाचारी जो हैं, ये वाले लीडर्स इसके फेवर में थे, हालांकि दूसरे लीडर्स फेवर में नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही यही कहा था कि ये देखो कॉम्प्रोमाइज होगा और कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए उन्होंने तभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया। बाय द वे, सुभाष चंद्र बोस अभी तक भारत छोड़कर जा चुके थे। वो जर्मनी और जापान से सहायता प्राप्त कर रहे थे। उसके बारे में हम आईएनए को जब डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब वो पूरी कहानी बताऊंगा। ओके, तो हालांकि ये प्रस्ताव था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रस्ताव भेज दिया गया। तो कांग्रेस की तरफ से अब प्रस्ताव जा चुका है कि अगर आप आजादी दे दो तो हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी अभी भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के फेवर में नहीं थे और ये वही समय है अप्रोक्सीमेटली जब गांधी जी ने नेहरू को अपना
सक्सेसर घोषित कर दिया था। तो पॉलिटिकल सक्सेसर का मतलब है कि मेरे पॉलिटिकल उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू होंगे। हालांकि नेहरू और गांधी जी की बिल्कुल नहीं बनती थी 1930s में, उनके दोनों के पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बट येस दे हैड देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी के तरीकों की काफी आलोचना भी करी थी, लेकिन इसके बावजूद 1942 आते आते गांधी जी ने ओपनली कहना शुरू कर दिया था कि मेरे पॉलिटिकल सक्सेसर तो यही होंगे। तो दोनों के बीच में जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं टैबुलर फॉर्म में। अगर कभी यूपीएससी मेंस में पूछ लेता है तो आप इस तरह से भी उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला, गांधी और नेहरू के बीच में धर्म को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। गांधी का मानना था कि राम राज्य होना चाहिए, रिलीजन से एथिक्स को डिराइव करना चाहिए। नेहरू कहते थे कि रिलीजन, भगवान, ये सब सरकार का मैटर नहीं है, इसको बिल्कुल अलग रखो, सरकार को पूरी तरह से सेक्युलर होना चाहिए। सेकंड, रूरल इकोनॉमी को बहुत तेजी से वापस लाने की जरूरत है। स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव्स, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, ना कि बड़े स्तर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो गांधी जी एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। दूसरी ओर नेहरू का यह मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही मॉडर्न इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, गरीबी मिटा सकता है। और आप अगर देखोगे तो नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने लगभग ये सब लागू कर ही दिया। ठीक है, ये वाली बातें लागू नहीं हो पाई, क्योंकि आप देखोगे 1950s में क्या था, जो इनिशियल प्लान्स थे भारत के, सेकंड प्लान, उसके अंदर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बातें ज्यादा थी, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। तीसरा, स्टेट पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि राज्य के पास, यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर ना हो, लोग अपने कॉन्शियस से, अपने विवेक से ज्यादा चलें, उस पर ज्यादा भरोसा रखें। कम्युनिटी के लेवल पर गवर्नेंस ज्यादा होनी चाहिए। नेहरू का यह मानना था कि मॉडर्न डे स्टेट बनाना है तो ऐसे में सरकार के पास पावर होना चाहिए, पावर होगा तभी स्टेट सोसाइटी चल पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। वैसे ज्यादा डिटेल्ड डिफरेंसेस मैंने पिछले लेक्चर्स में भी हाईलाइट किए थे, आपको याद हो तो गांधी और बोस के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको भी मैंने एक बार हाईलाइट किया था। अब आ जाते हैं क्रिप्स मिशन पर। तो देखो 1941 के अंत में जो घटनाएं हुई थी, पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, सिंगापुर इनके हाथ से चला गया था, ब्रिटेन के ऊपर लगातार बम गिराए जा रहे थे नाजी जर्मनी के बॉम्बर्स के द्वारा। ऐसे में अब ब्रिटेन और बैकफुट पर आता है और अब ब्रिटेन पर सोवियत यूनियन और यूएसए भी दबाव बना रहे थे। इस सोवियत यूनियन और यूएसए कहते थे कि अरे भैया ब्रिटेन, तुम्हारे पास 30 करोड़ की आबादी वाली कॉलोनी है और तुम वहां से 10-20 लाख सैनिक नहीं ला पा रहे हो, ये कैसी कॉलोनी है तुम्हारी। तो लगातार दबाव बन रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि भारत का सहयोग लिया जाए। तो ऐसे में अब पहला सीरियस अटेम्प्ट होता है, मतलब पर्सनली मेरा मानना है कि ये पहला सीरियस अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि इस बार एक सीनियर पॉलिटिशियन को भेजा गया। तो पॉलिटिशियन कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। आगे चलकर ये ब्रिटेन में कई सारे मंत्री पद इनको मिले थे जब लेबर की गवर्नमेंट आई थी 45 में, और इस समय भी ये विंस्टन चर्चिल की कैबिनेट का हिस्सा थे। आपको याद है 1940 में विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जो हैं वो बन गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन युद्ध का समय था तो उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। तो उन्हीं नेताओं में से एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स। और तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण पद पर थे उस समय। ही वॉज द लीडर ऑफ द हाउस, जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उनकी पार्लियामेंट है, उसमें ये लीडर ऑफ द हाउस थे और उसके पहले सोवियत यूनियन के भी एम्बेसडर रहे थे। बेसिकली बहुत सीनियर मंत्री थे, इन्हें भेजा गया। काफी सीनियर पोजीशन के व्यक्ति हैं, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है मार्च 1942 में। टाइम याद रखना, टाइमलाइन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, क्रोनोलॉजी पर सवाल आते हैं। ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है ना 40 से लेकर 47 का, इसमें क्रोनोलॉजी के कम से कम 10-15 सवाल बन सकते हैं, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो क्रिप्स मिशन आता है 42 में। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, कांग्रेस के अन्य नेताओं से मिलते हैं, मुस्लिम लीग से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। इनके भारत आने का कारण क्या था? पहला, कांग्रेस ने प्रपोजल दे दिया था कि अगर आप पावर ट्रांसफर कर देते हो तो हम तो कल सपोर्ट देने को तैयार हैं। दूसरा, जापान का खतरा बहुत इमीडिएट था, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर भारत पर हमला हो सकता था, ऐसी उस समय स्थिति थी, और सोवियत यूनियन और यूएसए का प्रेशर। क्रिप्स मिशन ने जो भारत के सामने प्रस्ताव रखा उसके मुख्य बिंदु क्या थे? पहला पॉइंट, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तुरंत डोमिनियन स्टेटस देने को ये तैयार थे, आपको कल डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ऐसा क्रिप्स ने कहा। और आप तय करना कि आपको किस देश से कैसा रिलेशन रखना है, यानी कि कॉमनवेल्थ समझते हो ना आप, जो यूके की कॉलोनीज थी उन देशों के साथ आपके क्या संबंध रहेंगे, ब्रिटेन के साथ आपका किस तरह का संबंध रहेगा, ये आप तय करोगे। यूएन में आप हिस्सा ले सकते हो, कोई भी अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है, इंटरनेशनल बॉडी बनती है, उसमें इंडिया इंडिपेंडेंटली पार्ट ले सकता है, उसमें आपका अलग डेलीगेशन जाएगा। तो आपको एक तरह से आधी स्वायत्तता, थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिल गई। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही आप अपनी संविधान सभा बना लेना और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद बना सकते हो। ये संविधान सभा कैसे बनेगी? सारी लड़ाई इसको लेकर थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कि भाई देश आजाद होगा तो किस रूप में होगा। तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 तरह के नुमाइंदे होंगे, 2 तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पहले,
ऐसे मेंबर जो प्रोविंशियल असेंबली से चुनकर आते हैं, यानी कि जो राज्यों के अंदर प्रोविंसेस के अंदर जो असेंबलीज थी जिनमें ऑलरेडी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, याद है ना 37 में चुनाव हुए थे, उन चुनाव में जो जीत कर लोग आए थे वो असेंबलीज के मेंबर हैं, तो एक तो वहां से आएंगे, तो ये तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया। दूसरा, प्रिंसली स्टेट में राजा नॉमिनेट करेंगे कि हमारे प्रिंसली स्टेट से संविधान सभा में कौन जाएगा, तो यहां पर नॉमिनेशन के द्वारा, प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं होगा, प्रिंसली स्टेट के अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा डायरेक्टली नामित किए हुए व्यक्ति को संविधान सभा में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान तो आप बना लोगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके संविधान को एक्सेप्ट करेगी कुछ शर्तों पर। पहली शर्त, अगर कोई भारत देश को ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो उसके पास ये अनुमति होगी कि वो अपना अलग देश बना सके, अपना अलग संविधान बना सके। मान लो कि किसी बड़े प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन नहीं करना, तो वो अपना खुद का अलग संविधान बनाकर अलग देश बनाएगा। एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त ये थी कि संविधान सभा और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में नेगोशिएट करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण होगा, और सत्ता हस्तांतरण ऐसा हो कि देश में जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको थोड़ा बहुत इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। भाई ऐसा ना हो कि कल को सत्ता हस्तांतरित हो और अगले ही दिन देश में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म होने शुरू हो जाएं। और फाइनली, जब तक ये डोमिनियन स्टेटस होगा, संविधान बनेगा, इस पूरे समय में भारत की सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, और गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का जो पावर है वो ऐसा का ऐसा रहने वाला है। वाइसरॉय के पास सारी शक्तियां रहेगी, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस जैसे जो पावर होते हैं ये सभी वाइसरॉय के पास बने रहेंगे। अब आप पढ़ के खुद ही समझ गए होंगे कि क्रिप्स मिशन भी इनको पसंद आया नहीं होगा, क्योंकि अगेन एक तो यहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात है, तो कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के क्या क्या कारण थे, पॉइंट वाइज आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला, डोमिनियन स्टेटस स्वीकार नहीं था, इनको क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। दूसरा पॉइंट ये कि प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट नहीं करेंगे कि संविधान सभा का मेंबर कौन बनेगा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में भी आजादी के लिए बहुत सारे संगठन बन चुके थे, तो वो संगठन तय करेंगे, यानी कि जनता तय करेगी, रिप्रेजेंटेशन से तय होगा कि कौन संविधान सभा का सदस्य बनेगा। ये राजा महाराजाओं को परमिशन मत दो। तीसरा, ये क्या बात हो गई कि जो राजा चाहेगा वो अलग देश बना लेगा, यानी कि राइट टू सिसीड दे रहे हो आप। सिसीड का क्या मतलब होता है, देश से अलग होना, सेसेशन। तो कल को मान लो कि सिंध प्रांत कहता है कि हमें तो इस देश का, नए देश का हिस्सा नहीं बनना, तो सिंध अलग हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस कहेगा हमें भी हिस्सा नहीं बनना, तो क्या यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि आज का उत्तर प्रदेश ये भी अलग हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा हमें कोई रूल या कोई क्लॉज नहीं चाहिए। चौथा, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की बात नहीं करी ना, डोमिनियन स्टेटस बना दिया और कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, संविधान सभा बनाओगे। तो हम तो आज मांग रहे हैं पावर, कल किसने देखा है, कल तो आपका ब्रिटेन रहे ना रहे हमें क्या पता। तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। फाइनली, एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर इन डिफेंस। तो जो एक्चुअल पावर है वो अभी आप देखोगे डिफेंस ऑफ इंडिया किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, इनके हाथ में है। बाय द वे, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय इज द सेम थिंग, ओके। तो ये सारा पावर अभी भी वाइसरॉय के हाथ में है, ब्रिटिश सरकार के हाथ में है। तो भारत के लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, असली पावर तो अभी भी आपके हाथ में रही। और ये गवर्नर जनरल के वीटो पावर की क्या बात है, ये भी तो आप हटाओ। जब वाइसरॉय के पास ही सारी एब्सोल्यूट पावर है तो फिर किस बात का ट्रांसफर ऑफ पावर, ये तो आपने हमें खाली एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो भैया ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, इस क्रिप्स मिशन को आप अपने पास रखिए। ये कहकर कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने बहुत फेमसली क्रिप्स प्रपोजल को कहा था कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक समझते हो, जैसे कि आज मैं आपको चेक दे दूं कि आज है 12 तारीख और आपको दे दिया मैंने चेक पर लिखकर कि 20 तारीख लिखकर दे दी, तो आप 20 तारीख से पहले पहले उस चेक को बैंक में ले जाकर उससे पैसे नहीं निकाल सकते। दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। और मान लो कि 20 तारीख को बैंक ही मौजूद नहीं है, ये बैंक कंगाल हो गया, तो पैसे कहां से निकालोगे? तो गांधी जी ने कहा कि जब आपका खुद का बैंक कल को है या नहीं हमें ये नहीं मालूम, आपकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी देयर और नॉट, ब्रिटेन पर बम गिराए जा रहे हैं, लंदन पर बम गिर रहे हैं डेली, तो जब आपको अपने वजूद का नहीं पता कुछ महीने बाद या अगले साल, तो आप हमें कैसा चेक फाड़ कर दे रहे हो कि आप संविधान बना लेना अपना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो इनका तो ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में तो हो सकता है आप ही खत्म हो जाओ, आपका बैंक खत्म हो जाए, तो ये चेक हमें नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। क्या कारण थे इनके? पहला कारण कि एक देश की बात हो रही है, पाकिस्तान कहाँ है, वी डोंट वांट इंडिया, वी वांट पाकिस्तान एंड इंडिया। सेकंड, संविधान सभा बनाने का जो तरीका आपने बताया है इसमें माइनॉरिटीज का क्या है? जिन्ना कह रहे थे कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें 50% सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, ये उस समय डिमांड थी मुस्लिम लीग की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह का कोई प्रावधान आपने प्रपोज नहीं किया। तीसरा, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं हुई है। इसका क्या मतलब है? मान लो कि कल को बंगाल प्रांत ये कहता है कि हमें भारत में नहीं रहना, पाकिस्तान में रहना है, तो उसमें
वोट डालने का या रेफरेंडम करवाने का कुछ प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोग चुन सकें, सेल्फ डिटरमाइन कर सकें कि हमें कहां पर जाना है। तो ऐसा कोई पॉइंट क्रिप्स मिशन के अंदर नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान नहीं बनाया आपने, और दूसरा देश में कहीं पर भी मुस्लिम्स को यह अनुमति नहीं मिलेगी कि वो अपना फ्यूचर खुद तय कर सकें। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और जिन्ना ने भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो था आज का लेक्चर। इसके आगे की कहानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कल रात को इसी समय आएगा, जिस समय ये लेक्चर आया है उसी समय आपको क्विट इंडिया मूवमेंट वाला लेक्चर भी मिल जाएगा। पीडीएफ आप डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर नाम के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करना, आपको मिल जाएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब करो। पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ। देखो, मैं चाहता हूं कि चैनल की रीच जितनी ज्यादा होगी उतना लोगों को फायदा होगा, उतने एस्पिरेंट्स को इससे फायदा होगा। सो मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए मैं यही आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी मैं शेयर वेयर के लिए कभी किसी को नहीं कहता, बट डू आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक देकर आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। बाय द वे, इस सीरीज में अब केवल 4 लेक्चर बचे हैं, उसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मैं एक एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स अभी चला रहा हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर। सो अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इस कोर्स को जरूर देखें, इसमें एनरोल करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो रहा है 29 दिसंबर से प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो साल के अंत में बढ़ाए जाते हैं, एनुअल प्राइस हाइक होता है। तो छोटा सा प्राइस हाइक 9 दिसंबर को हो चुका है, अगला 16 दिसंबर को होने वाला है, फिर एक बड़ा प्राइस हाइक आएगा। तो इस प्राइस हाइक को बीट करो, अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के तुरंत बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हर बुधवार को नया बैच बनता है। बैचेस के अंदर हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम होते हैं। जो भी सब आपका मीडियम है उसको आप ज्वाइन कीजिए। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाएं। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डायरेक्ट गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।